आगरा के मिरासी का किस्सा। बहुत पुरानी बात है कि तमीर के शहर आगरा में एक मिरासी रहता था। शहर की एक गरीब बस्ती में उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वो अकेला ही रहता था। सिवाय खुदा के दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो सादा दिल और ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहा था। हाजिर जवाब भी उसकी खास पहचान थी और गाना बजाना उसका पेशा। चुनाचा वो गाना बजा कर ही अपना पेट पालता था। अगर गाना बजाने से कुछ पैसे मिल जाते तो खा लेता, वरना भूखा ही सो जाता। एक बार वो सारा दिन शहर की गलियों में गाना बजाता रहा, मगर किसी ने एक पैसा तक ना दिया। रात को अपनी झोपड़ी में आया और भूखा ही सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे फिर गाना बजाने के लिए निकल पड़ा। वो सारा दिन आगरा की गलियों में फिरता रहा, अपना फन दिखाता रहा, मगर इस दिन भी खाली हाथ लौटा। ना किसी ने पैसा दिया, ना रोटी। जब रात को वापस अपनी झोंपड़ी में आया तो भूख की शिद्दत से नींद नहीं आ रही थी। वो सोचने लगा कि गाना बजाना ही तो इसका जरिए रोजगार है और वो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ता। फिर न जाने क्यों लोग उसके गाने में दिलचस्पी नहीं लेते। अगर यही हाल रहा तो एक दिन भूखा मर जाएगा। आखिर एक तरतीब सूझी। उसने सोचा कि हमारे मुल्क का शहंशाह बहुत रहमदिल और सखी है, क्यों ना कल इसके दरबार में जाके किस्मत आजमाई जाए। हो सकता है कि बादशाह या इसके किसी दरबारी को इसका गाना पसंद आ जाए और खाने पीने को कुछ मिल जाए। यही सोचते सोचते रात गुजर गई। अगले दिन सुबह सवेरे इसने अपना डोल उठाया और शहंशाह के दरबार की तरफ चल दिया। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई थी। शहंशाह अपना दरबार बर्खास्त करने ही वाला था कि इतने में मिरासी भी वहां पहुंच गया। इसने दरबान से अर्ज की कि शहंशाह को इत्तला दे दे कि एक मिरासी गाना सुनाने के लिए हाजिर हुआ है। इस वक्त शहंशाह की तबीयत खुशगवार थी, चनाचा इसने गाने की इजाजत दे दी। मिरासी ने वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े गाना बजाना शुरू कर दिया। शहंशाह को उसका गाना इतना पसंद आया कि वो काफी देर तक सुनता रहा। गाना सुनते सुनते अचानक शहंशाह को याद आया कि मिरासी लोग तो बड़े हंसमख और हाजिर जवाब होते हैं। शहंशाह ने इसे अंदर बुलाया और इसके गाने की तारीफ करते हुए कहा, अरे मिरासी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा गाना बजाते थे तो पहले कभी क्यों नहीं आए? तुम्हारा फन वाकई इनाम के लायक है। शहंशाह ने पूछा, मेरे सर पर तो इतने घने बाल हैं, मगर मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? मिरासी तो पहले ही शहंशाह की जुबान से इनाम का लफ्ज सुनकर खुश हो गया था। चहक कर कहने लगा, हजूर, आप बहुत सखी हैं, हर वक्त सखावत करते रहते हैं। लोगों को इतना देते हैं कि देते देते आपकी हथेलियों के बाल घस गए हैं। शहंशाह ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और हंस कर बोला, ये तो ठीक है, मगर तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? मिरासी ने जवाब दिया, हजूर, इनाम तो आज मिला है, मगर इससे पहले मैं ख्वाबों में ही रोज आपसे कुछ ना कुछ लेता रहा हूँ। लेते लेते मेरी हथेलियों के बाल भी घस गए हैं। शहंशाह और भी खुश हुआ और पूछा, अगर ये बात है तो इन सब दरबारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी फौरन बोला, हजूर, जब आप किसी को कुछ देते हैं ये सब हसरत और अरमान से अपनी हथेलियां मलते रहते हैं, इसीलिए इनकी हथेलियों के बाल भी घस गए हैं। मिरासी की हाजिर जवाबी से शहंशाह बहुत खुश हुआ। इसने कहा, तुम्हारी मौसीकी और हाजिर जवाबी ने हमें बहुत खुश किया है। इसी खुशी में हम तुम्हें एक हाथी इनाम में देते हैं। कुछ ही देर में एक शानदार पहाड़ जैसा हाथी मिरासी के सामने खड़ा था, मगर इस शाही इनाम की इसे कोई खुशी ना हुई। वो सोचने लगा, इस खुशी का क्या फायदा जो गम का कांटा बनकर ही चुभती रहे। वो कभी हाथी को देखता, कभी शाही महल को और कभी खुद को। वो तो इसलिए आया था कि खाने को कुछ मिल जाएगा, मगर बादशाह इसके दिल का हाल ना समझ सका। इनाम भी दिया तो ऐसा जिससे ना पेट भर सकता है न सर डांट सकता है। इसका दिल चाहा कि हाथी बादशाह को वापस कर दे और अपनी मजबूरी साफ साफ बता दे, मगर डर रहा था कि कहीं ये बात शहंशाह को नागवार ना गुजरे। लाचार होकर वो हाथी लेकर वापस आ गया। झोंपड़ी में आकर सोचने लगा कि शहंशाह ने मेरे साथ क्या मजाक किया है। कहाँ ये छोटी सी झोंपड़ी और कहाँ इतना बड़ा हाथी। इसे बांधूं भी तो कहाँ बांधूं? मैं तो खुद 2 वक्त की रोटी का मोहताज हूँ। अब इस हाथी को कहाँ से खिलाऊं? अगर शहंशाह मुझे 2 बोरियां चावल या चने दे देता तो चंद दिन सुकून से गुजार लेता। रो धोकर दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो हाथी से मुखातब होकर कहने लगा, हाथी भाई, बादशाह तो मेरे दिल का हाल ना समझ सका और ना मैं इसे बता सका। तुम्हें अपने दिल का हाल सुना देता हूँ, गौर से सुनो। जो खुद भटक रहा हो वो किसी को क्या रास्ता दिखाएगा? मेरे पास खुद कुछ नहीं है, तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? मेरी तरह गाना बजाना सीखो, खुद कमाओ, खाओ और जहाँ चाहो सो जाओ, बस मेरे ऊपर बोझ ना बनो।
یہ کہہ کر میراثی اندر سے ڈول نکال کر ہاتھی کے گلے میں باندھ دیتا ہے، ساتھ میں ایک تھیلا بھی لٹکا دیتا ہے اور بازار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بازار میں جا کر ہاتھی کا رسہ چھوڑتے ہوئے کہتا ہے، لو میاں ہاتھی، خدا حافظ، اب خود ہی کماؤ اور کھاؤ۔ ہاتھی نے جب کان ہلانا شروع کیے تو ڈول بجنے لگا۔ لوگوں نے ہاتھی کو ڈول بجاتے دیکھا تو خوش ہوئے اور خوشی خوشی تھیلے میں پیسے ڈالنے لگے۔ ہاتھی آگے آگے ڈول بجاتا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تماشا جب بادشاہ کے ایک جاسوس نے دیکھا تو بھاگتا ہوا دربار پہنچا اور بولا، حضور، میراثی نے تو آپ کے ہاتھی کو بھی فنکار بنا دیا ہے، وہ ایسا ڈول بجا رہا ہے کہ لوگ دیوانے ہو گئے ہیں۔ شہنشاہ بھی یہ سن کر محل سے باہر آیا۔ واقعی ہاتھی مستانہ جھومتا ہوا ڈول بجاتا آ رہا تھا۔ شہنشاہ نے فوراً ایک سپاہی بھیجا اور میراثی کو طلب کیا۔ میراثی حاضر ہوا تو شہنشاہ نے پوچھا، سچ بتاؤ، اتنے بڑے ہاتھی کو تم نے ایک ہی رات میں فنکار کیسے بنا دیا اور اسے بازار میں آزاد کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اگر کسی کو نقصان پہنچا دے تو؟ اس بار میراثی نے صاف صاف کہا، حضور، میرے لیے یہ فن نہیں، پیٹ کی مجبوری ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے فن کو سراہا اور انعام دیا، مگر اتنا بڑا ہاتھی دے دیا جسے پالنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ جس کے پاس خود کھانے کو نہ ہو وہ ہاتھی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ میں خود تو ڈول بجا کر کسی طرح اپنا پیٹ پالتا ہوں، اب اسے بھی ڈول دے دیا اور کہا کہ خود کماؤ اور کھاؤ۔ میراثی کی دکھبری کہانی سن کر شہنشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ہاتھی کے گلے سے ڈول اتارا جائے اور اسے شاہی ہاتھی خانے میں پہنچا دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے میراثی کو بہت سارا اناج اور کھانے پینے کا سامان دیا اور اتنا نقد انعام بھی دیا کہ وہ بخوبی اپنی زندگی گزار سکے۔